हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। मैं अजीम खान। आज लेकर आए बेटे अपन एक नया अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है जीवन की उत्पत्ति यानी जैव विकास। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी हमारा जो टॉपिक होगा आज का ये होगा जैव विकास यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये इस चैप्टर के बारे में अपन को पढ़ना है। तो बेटे इवोल्यूशन का तो नाम आपने सुना ही होगा कि जैव विकास होता क्या है। तो बेटे याद रखना, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास होना यह कहलाता है जैव विकास। लेकिन जैव विकास का जो संबंध है यह पृथ्वी की उत्पत्ति से है। तो यह आपको याद रखना है कि पहले धरती पर जीवन तो बना होगा, लेकिन उससे पहले यह धरती बनी होगी। तो बेटे धरती कैसे बनी होगी? तो ऐसी मान्यता है कि इस स्पेस के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर बेटे एक जोरदार धमाका हुआ होगा जिसे बिग बैंग धमाका या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उस बिग बैंग धमाके से बेटे इस स्पेस के अंदर गैसों का एक बहुत बड़ा बादल बना और उस बादल को वैज्ञानिकों ने क्या माना? सोलर नेबुला माना। सोलर नेबुला के अंदर कई प्रकार के तत्व मौजूद थे। उसमें भारी तत्व भी थे, मध्यम भारी तत्व भी थे और हल्के तत्व भी थे। तो ये घनत्व के आधार पर ये तत्व बेटे आपस में संघनित होते गए और फिर जो ज्यादा भारी थे वह सेंटर में जमा हुए तो उसने एक सन बनाया, और जो मध्यम भारी थे और हल्के थे वो इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्लेनेट बनाया। तो बेटे सोलर नेबुला से फिर सन और प्लेनेट ने मिलकर क्या बनाया? सोलर सिस्टम बनाया। और कई सारे सोलर सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो बेटे गैलेक्सी बनती है जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर हजारों गैलेक्सियां हैं। तो आप इसका विस्तार देखिएगा कि एक सन और प्लेनेट मिलकर बेटे एक सोलर सिस्टम बनेगा, है ना। उसी तरह से कई हजार सोलर सिस्टम जब मिलेंगे तो एक गैलेक्सी बनेगी, और कई सारी जब गैलेक्सी मिलती है तो फिर बनता है बेटे पूरा स्पेस बनता है। तो हमारी धरती की उत्पत्ति इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, आपने यह भी सुना होगा कि जो जैव विकास होता है, यह जैव विकास बेटे धीमी गति से होने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यह याद रखना। क्या बोला बच्चों मैंने? धीमी गति से होने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यानी ब्यूफोन ने इसे यह माना कि इवोल्यूशन इज द स्लो प्रोसेस बट इज द कंटिन्यू प्रोसेस। यानी बेटे ये धीमी गति से और स्लो होने वाली प्रक्रिया है। आज हम हमारे अंदर हम विकास नहीं देख सकते। यानी अगर आप सोचो कि विकास जो है किस तरह से हो रहा है, तो बेटे खुद मनुष्य अपना विकास नहीं देख सकता, इसमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती है। अगर आपको विकास देखना है तो ध्यान रखिएगा, जैसे पुरानी मूवी देखो तो पुरानी मूवी में याद है बेटे कि पेंट नीचे से तो चौड़ी हुआ करती थी, ऊपर से सक्रिय। आज उल्टा हो गया, आज पेंट ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से सक्रिय होती है। पहले की हीरो हीरोइन थी बेटे साड़ी पहन के गाना गाना, लेकिन आज की हीरो हीरोइनों को देखते हैं तो कपड़े ढूंढने पड़ते माइक्रोस्कोप से कि कहां है। ये विकास, यानी विकास कभी दिखता भी नहीं है तो विकास कभी रुकता भी नहीं है। इतना याद रखना। तो सरल जीवों से जटिल जीवों की तरफ का जो है बेटे विकास होना, यही जैव विकास है। तो सुविधा की दृष्टि से अपन इस जैव विकास को 5 टॉपिकों में पूरा करेंगे। मेरा पहला टॉपिक तो होगा बेटे जीवन की उत्पत्ति। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, और तीसरा टॉपिक होगा जैव विकास के सिद्धांत, और चौथा टॉपिक होगा जैव विकास की क्रियाविधि, और पांचवा टॉपिक होगा मानव का विकास। तो याद रखना, इस जैव विकास को 5 टॉपिकों में पूरा करेंगे। जीवन की उत्पत्ति, है ना, उसके बाद में जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास की क्रियाविधि, और पांचवा होगा मानव का विकास। तो आइए अपन शुरू करते हैं बच्चों, यानी जीवन की उत्पत्ति से। तो हमारा पहला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति के अंदर अपन फर्स्ट पार्ट बेटे यहां पर ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट यहां ले रहे हैं अपन इंट्रोडक्शन यानी परिचय।
इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो एक बार ध्यान रखना मैंने, यानी ब्यूफोन के अनुसार, यानी पहला पॉइंट याद रखना कि बेटे यहां पर एक तो ब्यूफोन, ये याद रखिएगा ब्यूफोन। तो ब्यूफोन ने क्या कहा कि जैव विकास कभी रुकता भी नहीं है तो कभी दिखता भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यानी यहां वैज्ञानिक के बेटे ब्यूफोन। तो इनके अनुसार जो है जैव विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी जीव विकास जैव विकास निरंतर तथा धीमी गति से, निरंतर तथा धीमी गति से होने वाली क्रिया है, होने वाली क्रिया है। तो ये याद रखना बेटे, यानी ब्यूफोन के अनुसार जो जैव विकास है ये निरंतर और साथ में ध्यान रखना बेटे, यानी निरंतर और धीमे चलने वाली क्रिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी जैव विकास एक तो कंटिन्यू, यानी इज द कंटिन्यू बट इज द स्लो प्रोसेस, यानी जैव विकास निरंतर तथा धीमी गति से होने वाली एक क्रिया है। लाखों साल करोड़ों साल गुजर जाते बेटे किसी जीव के विकास में। दूसरा वैज्ञानिक आपको याद रखना है कि एक वैज्ञानिक के बेटे, यानी यहां पर इसका नेम है हर्बर्ट स्पेंसर। सेकंड पॉइंट इसका आपको याद रखना है, यानी ये है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बेटे याद रखना कि हर्बर्ट स्पेंसर यानी गिव द टर्म जैव विकास, यानी यहां पर इन्हें जैव विकास यानी बेटे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन शब्द दिया। ये याद रखना, जैव विकास यानी इवोल्यूशन शब्द दिया। तो ये दो वैज्ञानिक आपको याद रखना है कि एक तो ब्यूफोन याद रखना बेटे, जिन्होंने ये कहा कि जैव विकास जो है ये धीमी गति से चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, यानी किसी भी जाति के अंदर, किसी भी जीव के अंदर बेटे जैव विकास रुकता नहीं है, लेकिन ये दिखता भी नहीं है, याद रखना। तो जैव विकास एक धीमी गति से निरंतर चलने वाली एक क्रिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बेटे जैव विकास शब्द दिया। अब जैव विकास से पहले अपन पृथ्वी का विकास देख लेते हैं बेटे। तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, या पृथ्वी की, क्योंकि आपको पता है कि अपन धरती पर रहते हैं, तो पहले धरती बनी होगी, याद रखना, और धरती के बाद में फिर जीवन आया होगा इस धरती के ऊपर। तो पहले अपन धरती की उत्पत्ति देखते हैं, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि जीवन कैसे बना। तो यहां याद रखना कि धरती की जो उत्पत्ति हुई वह बिग बैंग धमाके से हुई, याद रखना बेटे। तो ये यहां पर आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये ध्यान रखना बच्चों, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ये उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बिग बैंग धमाके से मानी जाती है, याद रखना। पृथ्वी की उत्पत्ति नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, यानी इसको आप कहोगे बिग बैंग, बिग बैंग एक्सप्लोजन या बिग बैंग धमाका, बिग बैंग धमाका से हुई, से हुई। तो ये याद रखना लगभग 20 बिलियन ईयर से गो, ये भी ध्यान रखना 20 बिलियन ईयर से गो, यानी जो धरती की उत्पत्ति हुई वो बहुत बड़े धमाके से हुई बेटे, और उस धमाके को कहा गया बिग बैंग धमाका। तो यहां आप देखो कि बिग बैंग धमाके से हुई, ये याद रखना। और बिग बैंग धमाके से क्या हुआ कि यहां आप देखो कि इसमें सबसे पहले आप ले सकते हैं कि यहां पर ये बिग बैंग एक्सप्लोजन, बिग बैंग एक्सप्लोजन यानी बिग बैंग धमाका। तो बेटे ये जो धमाका हुआ उसमें याद रखना सबसे पहले क्या बना? गैसों का बादल बना, जिसे कहा गया सोलर नेबुला। तो ये यहां पर इस तरह से ये पूरे स्पेस के अंदर ये यहां पर गैसों का बादल बना। तो गैसों का बादल बना, उसे क्या कहा गया? सोलर नेबुला। सोलर नेबुला ने आगे चलकर बेटे यहां पर बनाया सोलर सिस्टम,
सोलर सिस्टम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर तत्वों में आपस में बेटे संघनन हुआ और इनके संघनन से क्या बना, सोलर सिस्टम। तो पहले यहां से शुरुआत करना, लगभग 20 बिलियन, ये याद रखना बेटे, 20 बिलियन, मिलियन नहीं, 20 बिलियन ईयर्स एगो, ये याद रखना। और इसके बारे में बताया बाय एबी लिमेट्री ने, बाय एबी लिमेट्री। तो बाय एबी लिमेट्री जो था बेटे, उसने ये कहा कि 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी बेटे अरब में आता है, ध्यान रखना। तो 20 बिलियन यानी 20 अरब साल पहले इस स्पेस के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ होगा बेटे, तो जिसको तापीय नाभिक विखंडन माना गया है, जिसको बिग बैंग धमाका कहा गया है। और इस बिग बैंग धमाके से इस स्पेस में बहुत बड़ा गैसों का बादल बना, और गैसों के बादल में हल्के और भारी तत्व मौजूद थे, तो उनसे मिलकर क्या बना, सोलर सिस्टम बना। और आगे देखते हैं कि सोलर सिस्टम से क्या होगा। तो सोलर सिस्टम से बेटे ध्यान रखना कि सोलर सिस्टम जो हुआ, तो ये यहां पर हमारे पास में है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम भी, कई सारे सोलर सिस्टम जब आपस में मिले, तो बेटे कई सारे सोलर सिस्टम ने मिलकर यहां पर क्या बनाया, गैलेक्सी बनाए, यानी गैलेक्सी। और गैलेक्सी जो है बेटे, ये कई सारी गैलेक्सी जब आपस में मिलेगी तो यहां पर बनेगा स्पेस, यानी पूरा स्पेस बनेगा। तो ये आप देखो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये बेटे दो पार्ट से मिलकर ये बना होता है। एक पार्ट तो इसमें यहां पर सन आता है और दूसरे पार्ट यहां पर प्लेनेट आते हैं। यानी यहां आप देखो कि एक तरफ तो बेटे यहां पर ये इस तरह से, तो ये इसमें सन आएगा, और उसके बाद में इस तरह से यहां पर यह पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें यहां पर मान लेते हैं कि ये पहले जो है ग्रह आ गया, बुध ग्रह आ गया, शुक्र ग्रह आ गया, ये पृथ्वी आ गई, बृहस्पति आ गया, फिर उसके बाद में शुक्र, शनि, नेपच्यून, इस तरह से बेटे ये बनेंगे। तो ये यहां पर ये तो है यहां सन, और ये इसके चारों तरफ होते हैं प्लेनेट, और ये सब मिलकर यहां बनता है यानी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें कि एक बार फिर अपन रिपीट करें बच्चों कि यहां पर जो बिग बैंग धमाका हुआ, तो बिग बैंग धमाके से बेटे गैसों का बादल बना, उस गैसों के बादल को सोलर नेबुला कहा गया, ये याद रखना। और सोलर नेबुला में हल्के, मध्यम भारी और ज्यादा भारी एलिमेंट्स मौजूद थे, तो इनका संघनन हुआ, इनका आपस में संयोजन हुआ, तो फिर बेटे क्या बना, सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम जब मिला आपस में, कई सारे सोलर सिस्टम जब मिलेंगे तो गैलेक्सी बनेगी, याद रखना, मिल्की वे बनेगी। और इस स्पेस में कई सारी गैलेक्सियां हैं, ये आपको याद रखना है। ये सोलर सिस्टम है हमारा जो बना होता है बेटे, एक तो सन से मिलकर और दूसरा होता है प्लेनेट। तो हमारे इसमें सन और प्लेनेट मिलकर ये हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो इस तरह से ये तो था हमारे पास में यानी परिचय। उसके बाद में ध्यान रखना बेटे, जैव विकास को अपन 5 अवस्थाओं में बांटेंगे। तो यहां आप देखो कि ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी जैव विकास। तो जैव विकास को ध्यान रखना, यानी जैव विकास को जो डिवाइडेड किया जाएगा बेटे, यानी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, जैव विकास। तो यहां आप देख लें कि जैव विकास जो है उसको अपन निम्न भागों में डिवाइडेड करेंगे। तो बेटे जैव विकास को निम्न भागों में डिवाइडेड करना है। तो यहां आप देखिएगा कि पहले तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मिले तो गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी मिलकर कई जो है बेटे कई गैलेक्सी मिली तो क्या बना, स्पेस बना, पूरा का पूरा ये सृष्टि बनी। यहां बेटे याद रखना कि ये जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में बेटे 2 पार्ट होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, जिसमें एक तो सन होता है और प्लेनेट होता है। अब आगे चलते हैं अपन इवोल्यूशन, यानी यहां पर अपन को पढ़ना है इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के ध्यान रखना बेटे,
5 पार्ट होंगे, 5 भाग होंगे। तो 5 भाग में हमारा जो पहला पार्ट होगा ये होगा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, तो याद रखना सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जीवन की उत्पत्ति। दूसरा पार्ट होगा बेटे जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और तीसरा जो होगा हमारा यहां पर, तीसरा जो पार्ट होगा बेटे वो होगा जैव विकास की क्रियाविधि, यानी तीसरा पार्ट होगा जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और बेटे चौथा होगा इसमें यानी जैव विकास की क्रियाविधि, जैव विकास की क्रियाविधि, जैव विकास की क्रियाविधि, जैव विकास की क्रियाविधि। और पांचवा होगा बेटे हमारा मानव का विकास, मानव का विकास, मानव का विकास। तो आप देख लें कि हमने पूरे के पूरे जैव विकास को 5 टॉपिकों में डिवाइडेड कर दिया। पहला टॉपिक रहेगा जीवन की उत्पत्ति, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, और बेटे तीसरा टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत, चौथा टॉपिक आपको याद करना है जैव विकास की क्रियाविधि, और पांचवा टॉपिक याद करना है मानव का विकास। तो आइए अपन शुरू करते हैं, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं बेटे। यानी पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी इसे आप कहेंगे जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति। तो ये बच्चों आप याद रखना कि इस धरती पर देखो हमें बहुत लंबा ये चैप्टर पढ़ना है, 5 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइडेड किया है। तो मेरा पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। तो आपको ये देखना है कि इस धरती पर जीवन कैसे बना, इस धरती पर जीवन कैसे आया। लेकिन धरती पर जीवन आने से पहले यह धरती कब बनी, तो बेटे धरती की जो उत्पत्ति है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो हो गई थी, ये याद रखना। यानी धरती की नहीं, 20 बिलियन पहले तो बेटे बिग बैंग धमाका हुआ, उसके बाद में 4.6 बिलियन पहले धरती की उत्पत्ति हुई। धरती की जो क्या कहते हैं बेटे चंद्रमा से दूरी, पृथ्वी से दूरी भी मैं बताऊंगा। और जैसे धरती की उत्पत्ति हुई तो उस समय इस पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था बेटे। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा हुआ करती थी, ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। तो उस समय धरती का जो वातावरण था वह अपचायक यानी रिड्यूसिंग कैटेगरी का था। तो ये जो अपचायक वातावरण था या धरती का तापमान ज्यादा था तो यह जीवन की उत्पत्ति के लिए ज्यादा अनुकूलित नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई वैसे वैसे धरती पर बेटे जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो यहां आप देखोगे कि बेटे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित यहां कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो इसमें पहला मत अपन ये पढ़ने वाले हैं कि जो है मतलब जैव शक्ति यानी जिसको विशिष्ट शक्तिवाद कहेंगे, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहेंगे या विशिष्ट सृष्टिवाद कहेंगे। ये वाद आपको ये बता रहा है कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई किसी सुपर नेचर पावर से हुई, यानी गॉड से हुई, ईश्वर से हुई, या फिर यूं समझ लो धार्मिक मान्यता के अनुसार हुई। और इसमें क्या कहा गया कि बेटे ईसाई धर्म के अनुसार धरती 6 दिनों में बनी, हिंदू धर्म के अनुसार पहला बनने वाला मनुष्य मनु था और पहली बनने वाली महिला श्रद्धा थी। इस्लाम के अनुसार पहला बनने वाले जो है क्या कहते हैं पुरुष वह आदम थे और पहले बनने वाली महिला वह हव्वा थी। तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने बेटे माना, तो यह सिद्धांत तो रिजेक्ट हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो स्वतः जननवाद आया। अब स्वतः जननवाद यानी स्पॉन्टेनियस, तो ये क्या बता रहा है कि द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई किसी निर्जीव वस्तु से हुई। और इसको दिया वान हेलमोंट ने, जो ये कहा कि पसीने से भीगी हुई कमीज को
21 दिनों तक गेहूं के भूसे में दबा दिया जाए तो वहां चूहे पैदा हो जाते हैं। तो बेटे मैं तो ये कहता हूं इसने गेहूं के भूसे में क्यों दबाया, उसे रेत के भूसे में दबाता और फिर कहता कि वहां से चूहे आ गए। अरे गेहूं है तो कहीं से आए गए होंगे, लेकिन फिर भी ये कहता है कि गेहूं के भूसे से जो है चूहे बने, यानी निर्जीव पदार्थ से या कीचड़ से जैसे मेंढक बने, है ना, मक्खी मच्छर बनते हैं, ऐसे लोगों की पुराने जमाने में मान्यता थी। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत जब आएगा तो अब वो क्या कहेगा कि द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो पहले से मौजूद जीवन से हुई है। यानी क्या बताएगा वो सिद्धांत कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवन से होती है, लेकिन ये बताना भूल गया कि जो पहले से मौजूद जीवन था वो आया कहां से। इसका जवाब बेटे ये वैज्ञानिक नहीं दे पाए, और ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक में एक तो फ्रांसिस्को रेड्डी था बेटे और एक था लुईस पाश्चर। दोनों के एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से बताया कि जो जीवन से ही जीवन बनता है। थोड़ा आगे बढ़े तो चौथा सिद्धांत जो आया वो आया बेटे कोस्मोजोवा सिद्धांत। और ये कोस्मोजोवा सिद्धांत क्या कहता है कि धरती पर जो जीवन आया वह किसी दूसरे ग्रह से आया, यानी धरती पर जो जीवन है वो यहां नहीं बना, धरती पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया और बीजाणु के रूप में आया, जिन्हें प्रतिरोधी बीजाणु या कोस्मोजोआ कहा गया। तो यह सिद्धांत भी बेटे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह कई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, इतनी लंबी दूरी होती है कि कोई सजीव तो बिना किसी प्रोटेक्शन के एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर नहीं आ सकता। और फिर लास्ट में जो सिद्धांत आया बेटे वो आया आधुनिक सिद्धांत, और आपको भी इसी पे फोकस करना है कि ये जो आधुनिक सिद्धांत है जिसे मॉडर्न थ्योरी या ओपेरॉन परिकल्पना कहा जाता है, इसी सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जो सिद्धांत है बेटे मॉडर्न थ्योरी या आधुनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अपन दो भागों में जैव विकास पढ़ेंगे, एक तो जो है केमिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब रासायनिक पदार्थों के संगठन के आधार पर जीवन बना, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के आधार पर जैवीय पदार्थों के संगठन के आधार पर जो है जीवन बना। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बच्चों, यानी जीवन की उत्पत्ति से। जीवन की उत्पत्ति, तो जीवन की उत्पत्ति में आपको पहला पॉइंट याद रखना है, यानी जीवन की जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुई। तो ये तो अपन को भी पता है कि पहले धरती बनी होगी, उसके बाद इस पर जीवन आया होगा। यहां धरती की जो उत्पत्ति है ये भी आप याद रख लें। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है बेटे, धरती का जो ओरिजिन है, धरती की उत्पत्ति यह हुई लगभग 4.6, ध्यान रखना 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुई। कैसे हुई याद है ना, धरती पर यानी इस स्पेस पर जोरदार धमाका हुआ होगा बच्चों, और उस धमाके से पहले गैसों का बादल बना होगा, फिर उसमें संघनित हुई होगी तत्व, तो सोलर नेबुला बना होगा, सोलर नेबुला से सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें एक तो सन है बेटे, सूरज है, और बाकी इसमें चारों तरफ ग्रह हैं, तो उनमें से पृथ्वी भी हमारा एक प्लेनेट है। तो यहां पर जो जीवन की उत्पत्ति है वह धरती की उत्पत्ति से मानी जाती है, और धरती की उत्पत्ति याद रखना कब हुई, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में याद रखिएगा बेटे, यानी धरती पर, यानी धरती का प्रारंभिक वातावरण कैसा था और इसकी दूरी कितनी थी, वो तो याद कर लेना। तो यहां पर आपको याद रखना है पृथ्वी
का तापमान, इस समय जो पृथ्वी का तापमान था वो लगभग, याद रखना बच्चों, यानी 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये भी आपको याद रखना है कि जब शुरुआत में धरती बनी होगी तो ये धरती एक आग का गोला थी, याद रखना। और इसका प्रमाण भी आपको देखने को मिलते हैं कि कई जगह पर ज्वालामुखी जब फूटती है तो बेटे धरती से लावा निकलता है, धरती से आग निकलती है, याद रखना। यानी धरती का जो कोर है, धरती का जो सेंटर है, उस सेंटर में अभी भी बेटे जो है आग भरी हुई है। यानी पहले तो धरती आग का गोला थी, से याद रखना, क्योंकि बहुत गर्म थी, ध्यान रखिएगा। तो आरंभिक तापमान जो इसका था वो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसी तरह से यहां पर पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण, यह भी याद रखना बेटे, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण, प्रारंभिक वातावरण, तो याद रखना इसका प्रारंभिक वातावरण कैसा था? अपचायक, अपचायक यानी रिड्यूसिंग, अपचायक यानी रिड्यूसिंग। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक तापमान था तो ये बेटे अपचायक कैटेगरी का था। यहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या हुआ करती थी? यानी हाइड्रोजन अधिक मात्रा में यहां पर हुआ करती थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि प्रारंभ में जो धरती का तापमान था वो बेटे 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, और साथ में धरती का जो वातावरण था ये लगभग अपचायक था, ऑक्सीकारक नहीं था। क्योंकि ऑक्सीकारक वातावरण में तो ये होता है बच्चों कि मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में वातावरण है ये वातावरण तो था ऑक्सीकारक वातावरण, लेकिन ये ऐसे नहीं आया। ये कब आया? जब यूकेरियोटिक सेल बन गई, हरित लवक का निर्माण हो गया और पौधों में प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया। तो जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ तो बेटे ऑक्सीजन मुक्त होने लगी। तो उस कंडीशन में यह पृथ्वी का जो वातावरण है वह अपचायक से हो गया ऑक्सीकारक। तो यह ध्यान रखना, उस जमाने में, उस समय पृथ्वी एक आग का गोला थी, तो इस पर मात्र केवल गैसों के एलिमेंट्स ही मिलते थे, तत्व मिलते थे, ध्यान रखना, और वह भी परमाणुविक अवस्था में मिलते थे। आगे मैं डिटेल बताऊंगा इसकी। तो परमाणुविक अवस्था में जब मिलते थे तो उस समय इस पर हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा हुआ करती थी, याद रखना बच्चों। तो आरंभिक अवस्था में धरती का तापमान यह अपचायक कैटेगरी का था और इस पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा हुआ करती थी। तो यह भी आपको याद रखना है। और अब यहां अपन देखें कि यह जो जीवन की उत्पत्ति है इसके बारे में बेटे कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत किए। तो आइए अपन इनके सिद्धांतों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो यहां आप देखो, जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए, निम्न सिद्धांत दिए गए। अब देखते हैं बेटे कि जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत यहां पर दिए। तो पहला सिद्धांत आपको याद रखना है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, यानी इसको आप याद रखेंगे यानी विशिष्ट सृष्टिवाद, इसको आप कहेंगे विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद, याद रखना बेटे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, यानी इसे आप कहेंगे विशिष्ट सृष्टिवाद, सुपर नेचर थ्योरी, याद रखना बेटे। तो अब ये सुपर नेचर थ्योरी क्या बता रहे हैं आपको? तो ये ध्यान रखना कि ये सिद्धांत ये कह रहा है कि धरती पर जो बना
वो बेटे ईश्वरीय शक्ति से बना। और अभी भी हमारी भी मान्यता है कि ठीक है, हमें भी ईश्वर ने पैदा किया है ना, जो है ये मान्यता है बेटे। लेकिन अगर अपन वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो ये मान्यता अब गलत साबित हो गई है। लेकिन फिर भी याद रखना, क्योंकि पहले ये थ्योरी दी गई थी बेटे, याद रखिएगा कि जिसे फादर सुरेश एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ऐसा कहा था कि जो है द ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय द सुपरनेचर पावर, यानी जो लाइफ का ओरिजिन हुआ इस धरती पर वह किसी ईश्वरीय शक्ति से हुआ है। तो पहला पॉइंट इस थ्योरी का याद रखना है कि इट गिवन बाय, यानी इसको दिया गया इस सिद्धांत को तो बाय है फादर सुरेश। फादर सुरेश, सुरेश नहीं बेटे, फादर सुरेश। तो इस सिद्धांत को बताने वाला वैज्ञानिक था फादर सुरेश। अब यह सिद्धांत क्या कहता है कि धरती पर जो जीवन बना वह किससे बना? ईश्वरीय शक्ति से बना। तो याद रखना बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय शक्ति द्वारा हुई, किसी ईश्वरीय शक्ति, ये याद रखना बेटे, किसी ईश्वरीय शक्ति यानी सुपर नेचर पावर, सुपर नेचर पावर द्वारा हुई। तो ये आपको याद रखना है। क्या कह रहा है ये सिद्धांत कि इस धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति है, धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति है वह किसी ईश्वरीय शक्ति से हुई बेटे। और ऐसा किसने माना कि यहां पर जैसे अपन रह लेते हैं ईसाई रिलीजन ले लेते हैं बेटे, यानी ईसाई। तो ईसाई धर्म जो है वह क्या कहता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, ये याद रखना बेटे, पृथ्वी की उत्पत्ति वह 6 दिनों में हुई, 6 डेज, 6 दिनों में। तो यह याद रखना, ईसाई धर्म के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह 6 दिनों में हुई। उसमें भी अलग अलग दिन बताए कि इस दिन जो है क्या कहते हैं ये बना, इस दिन ये बना, इस दिन हेड बना, इस दिन जो है क्या कहते हैं क्या बना। वो सारा का सारा जो है इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई वो सारा बताया बेटे 6 दिनों के अंदर। ये तो कहता है ईसाई धर्म। हिंदू धर्म के अनुसार अपन देखें यहां पर हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म के अनुसार बेटे यानी जो पहला मनुष्य था, पहला मनुष्य या पहला जो है क्या कहते हैं बेटे मनुष्य, तो पहला मनुष्य को क्या कहा यानी मनु। और पहली महिला तो पहली महिला को कहा यानी श्रद्धा। उसके अलावा यह भी मान्य है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कहते हैं कि एक तो बेटे पैदा करने वाले, एक पालने वाले और एक संहार करने वाले। तो कुल मिलाकर यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार भी बेटे पहला मानव जो बना वह मनु से माना गया है, और पहला जो क्या कहते हैं महिला बनी वह श्रद्धा से मानी गई है। इस्लाम के अनुसार बात करें तो पहला जो बेटे मनुष्य बना वह आदम के रूप में बने, और जो पहली महिला बनी वह हव्वा के रूप में बनी। तो यह सिद्धांत कंप्लीटली रिजेक्टेड है, ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में बेटे ये नहीं मानते हैं। वर्तमान में तो साइंस तो प्रमाण मांगती है कि किस तरह से जीवन की धरती पर उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी याद रखना कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में पहला सिद्धांत आपके सामने आया है, वो आया है विशिष्ट सृष्टिवाद यानी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर बाय द सुपर नेचर पावर, यानी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है बेटे वह किसी सुपर नेचर पावर के थ्रू हुई है। तो ये हमारा था यानी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। आगे बढ़ते हैं तो अगला सिद्धांत जो आने वाला है बच्चों वह सिद्धांत आएगा हमारा यानी स्पॉन्टेनियस थ्योरी। अगला सिद्धांत आप यहां पर देखिएगा, इसको कहेंगे अपन स्पॉन्टेनियस थ्योरी, यानी बेटे इसको हिंदी में याद रखना तो इसको कहोगे स्वतः जननवाद। यानी यहां पर ये दूसरा सिद्धांत है
जिसका नाम है स्वतः जननवाद यानी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो अब आप देखो ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है या स्वतः जननवाद ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है बेटे, यानी इसके अनुसार आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो जीवन बना वह किसी निर्जीव वस्तु से बना। तो पहले तो ये सिद्धांत दिया किसने? तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना बेटे, यानी दिस थ्योरी इज गिवन बाय वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट, यानी ये सिद्धांत जो दिया, ये सिद्धांत दिया बेटे वॉन हेलमोंट के द्वारा। कभी आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा हो तो बेटे ये वही वैज्ञानिक है जो 5 साल तक पौधे में पानी देता रहा और फिर ये कहा कि पौधे अपना भोजन पानी से प्राप्त करते हैं। तो ये वही वैज्ञानिक है वॉन हेलमोंट। अब ये सिद्धांत क्या बता रहा है आपको? तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव पदार्थों से होती है, किसी निर्जीव पदार्थों से होती है, निर्जीव पदार्थों से होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, यानी किससे होती है, यानी याद रखोगे किसी निर्जीव पदार्थों से। तो ये वर्ड याद रखना, निर्जीव पदार्थों से होती है। यानी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आपको क्या बता रही है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वह किसी निर्जीव पदार्थ से होती है, यानी लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, यानी जो जीवन बना इस धरती पर वह नॉन लिविंग मैटर से बना। लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा नॉन लिविंग मैटर है ना। इसने तो सिर्फ क्या कहा, जैसे इसने कहा बेटे, इस वैज्ञानिक ने, जैसे पसीने से भीगी हुई, ये याद रखना, यानी पसीने से भीगी हुई कमीज को, पसीने से भीगी हुई कमीज को 18 दिन तक या 21 दिन तक बताते हैं, 21 दिन तक गेहूं के भूसे में दबाने पर, गेहूं के भूसे में दबाने पर चूहे पैदा हो जाते हैं, चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां आप देखिएगा कि गेहूं का भूसा इस वैज्ञानिक ने क्या माना, निर्जीव माना, और चूहे को क्या माना बेटे, सजीव माना। यानी वॉन हेलमोंट ये कह रहा है कि अगर पसीने से भीगी हुई कमीज को 21 दिनों तक अगर गेहूं के भूसे में दबाकर रखा जाए तो वहां पर चूहे पैदा हो जाते हैं। या बेटे आपने देखा होगा, इसने बताया कि कीचड़ से जैसे मेंढक पैदा होते हैं या कीचड़ से मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि इसने इस पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं के भूसे में क्यों दबाया, है ना, क्योंकि अपन को पता है जहां गेहूं दाने होते हैं बेटे वहां चूहे अपने आप आ जाते हैं। इस कमीज को किसी रेत में दबाता और फिर कहता कि वहां चूहे पैदा हो गए, लेकिन कहां दबाया, सोचो इसने कहां दबाया उसे, गेहूं के भूसे में। तो यह सिद्धांत भी रिजेक्टेड हो गया बेटे कि ऐसा कुछ नहीं है कि पहले निर्जीव पदार्थों से, कीचड़ से, इनसे अगर जो है जानवर बनने लग गए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यह सिद्धांत ध्यान रखना, यानी स्पॉन्टेनियस थ्योरी, यानी क्या याद रखोगे, स्वतः जननवाद दिया किसने, वॉन हेलमोंट ने इसको दिया। और क्या कहा कि बेटे जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह किससे हुई, निर्जीव पदार्थों से हुई, इतना याद करना। और इसके लिए इसने क्या कहा कि पसीने से भीगी हुई कमीज को अगर 18 से 21 दिनों तक गेहूं के भूसे में रख दिया जाए तो वहां पर चूहे पैदा हो जाते हैं। तो यह सिद्धांत दिया तो है बट बेटे रिजेक्टेड थ्योरी है। आगे अपन पढ़ते हैं, तो यहां पर तीसरा सिद्धांत आता है, तीसरी थ्योरी आती है और यह थ्योरी होगी बायोजेनेसिस लॉ, बायोजेनेसिस थ्योरी, यानी इसको कहोगे आप जीवात
जीवोत्पत्ति, नाम थोड़ा सा है बेटे, जीवात जीवोत्पत्ति, यानी कैसा सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है यहां पर बायोजेनेसिस, यानी जीवात जीवोत्पत्ति। तो अब ये सिद्धांत आपसे बता क्या रहा है, तो ये यहां पर आप देखिएगा कि ये सिद्धांत हमसे ये कहेगा कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जीवन की जो उत्पत्ति हुई वह पहले से मौजूद जीवन से हुई। ये ध्यान रखना, क्या बता रहा है बेटे सिद्धांत, कि जीवन की उत्पत्ति जो है वह पहले से मौजूद जीवन से हुई। लेकिन याद रखना, ये नहीं बता पाया कि पहले जो जीवन था वह आया कहां से, यानी वो वाली बात है बेटे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। अंडा पहले आया तो अंडा तो मुर्गी से आता है, ये याद रखना। फिर कहीं मुर्गी पहले आए तो मुर्गी तो अंडे से निकलती है, इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। इसी तरह से याद रखना, यह सिद्धांत क्या बता रहा है आपको कि जीवन की जो उत्पत्ति है वह पहले से मौजूद जीवन से हुई। इसके कुछ प्रमाण भी अपन यहां पर लेंगे, जो इन्होंने कहा कि जैसे लुईस पाश्चर का एस नली वाला प्रयोग था, तो एक जार में तो नली को सीधा रखा और एक को बेटे एस रूप में इसने मोड़ दिया। तो क्या देखता है कि सीधी नली में मक्खी मच्छर आए और उस सॉल्यूशन पर बेटे वहां अंडे दिए, उनसे लार्वा बन गया। लेकिन जो एस नली वाला था बेटे मक्खी मच्छर नहीं आ पाए, तो वहां पर कोई जीवन नहीं बना, क्योंकि वहां पर अंडे नहीं दिए गए। तो इसने क्या बताया कि जहां जीवन आया वहां तो जीवन बना, और जहां जीवन नहीं आया वहां पर जीवन नहीं बना। तो इस आधार पर इसने कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति है यह पहले से मौजूद जीवन से होती है। तो आइए अपन देख लेते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है। तो इस सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक जो है, यानी दिस थ्योरी इज गिवन बाय, तो ये याद रखना बेटे दो वैज्ञानिकों की दी, एक तो फ्रांसिस्को रेड्डी, एक तो बेटे इसको दिया फ्रांसिस्को रेड्डी और दूसरा इसको दिया लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, तो ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। एक तो दिया बेटे फ्रांसिस्को रेड्डी ने और दूसरा दिया इसको लुईस पाश्चर ने। तो यहां पर अब ये सिद्धांत कहेगा क्या, तो एक तो ये तो याद हो गया आपको, ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया बेटे, और एक दिया किसने, लुईस पाश्चर ने, जिसका अपने एस नली वाला प्रयोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सिद्धांत कहता क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो यहां पर याद रखना इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवन से होती है, पहले से उपस्थित जीवन से होती है, जीवन से होती है। यानी यहां पर इन्होंने यह कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति है वह पहले से उपस्थित जीवन से होती है, ये याद रखना। और इसके लिए बेटे इस लुईस पाश्चर ने एक प्रयोग किया, वह प्रयोग आप यहां पर देख लें कि इसने एक बेल जार तो बेटे सीधा लिया, ये सीधा यहां पर बेल जार यहां पर लेते हैं, एक बेल जार तो इसने सीधा लिया, एक बेल जार यहां पर इसने सीधा लिया। तो यहां आप देखिएगा कि इस तरह से ये एक बेल जार अपन बनाते हैं और ये इसने सीधा लिया और इसको अपने रख दिया किसी प्लेटफॉर्म पर, और इसके अंदर बेटे ध्यान रखना इस तरह से ये सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्यूशन यहां पर इसमें भर दिया, ठीक है, और इसको रखा अपने ओपन। एक बेल जार इसने क्या किया, इस तरह से एस के रूप में उसको मोड़ दिया, इस तरह से एस के रूप में मोड़ दिया, और उसके अंदर भी इसने इस तरह से वहां पर भी सॉल्यूशन रखा, ये यहां पर, और इसके अंदर भी यहां पर बेटे ये सॉल्यूशन को यहां पर रखा, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि यहां पर बेटे इस जगह पर भी इसने डॉट लगा दी, और इस जगह पर भी यहां पर इसने ये यहां से खुला था और यहां पर इसने ये रुई की डॉट लगा दी। अब यहां क्या देखते हैं कि इस जगह पर यहां पर बेटे कुछ मक्खी मच्छर थे इस जगह पर, तो ये मक्खी मच्छर इसमें इस ट्यूब के माध्यम से नहीं आए, यहां पर ये मक्खी मच्छर, यहां पर जो मक्खी मच्छर थे बेटे ये इसके अंदर इंटर नहीं कर पाए, यानी मक्खी मच्छर यहां तो थे लेकिन इसके अंदर इंटर नहीं कर पाए। अब क्या देखते हैं
कि यहां पर जो मक्खी मच्छर थे उन्होंने बेटे यहां पर ये अंडे दिए और अंडों से यहां पर लार्वा पैदा हो गए। तो यहां आप देखो कि इस जगह पर तो ये तो बेटे क्या हो गया कि यह सॉल्यूशन तो खराब हो गया, यानी यहां पर ये लार्वा उत्पन्न हो गए, लार्वा। लेकिन यहां आप देखते हैं तो यहां नो लार्वा, यानी यहां पर कोई लार्वा उत्पन्न नहीं हुए। तो अब निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि यहां से पहले जीवन आया और ये जीवन यहां से होता हुआ और ये शुगर सॉल्यूशन पर आया और इससे यहां पर क्या हुए, लार्वा। यहां बेटे ये इसमें नहीं आ पाए, तो ये नहीं आ पाए यहां पर, तो यहां नहीं आने से बेटे क्या हुआ कि यहां पर लार्वा उत्पन्न नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये जीवन की उत्पत्ति में हमें क्या, ये लुईस पाश्चर का एस नली वाला प्रयोग है बच्चों। तो एस नली वाले प्रयोग में इसने एक बेल जार को तो सीधा लिया, उसकी सीधी ट्यूब थी, तो सीधी ट्यूब से मक्खी मच्छर सीधे सॉल्यूशन पर आए होंगे, वहां बैठे भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल किया सॉल्यूशन का और वहां पर उन्होंने अंडे दिए और बेटे वो अंडों से वहां पर लार्वा भी बने, यानी वो सॉल्यूशन सड़ जाता है या खराब हो जाता है। दूसरे प्रयोग में लुईस पाश्चर ने क्या किया कि बेल जार की नली को एस की आकृति में मोड़ दिया, तो एस की आकृति में मोड़ दिया और उनके घुमाव पर रुई की डॉट भी लगा दी। तो फिर क्या देखता है बेटे कि उसका जो सॉल्यूशन था एस नली वाले जार का वो खराब नहीं होता है। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि एस नली वाला जो जार था उसमें मक्खी मच्छर अंदर नहीं आ पाए, याद रखना, और मक्खी मच्छर के अंदर नहीं आ पाने के कारण, ये याद रखना, मक्खी मच्छर के अंदर नहीं आ पाने के कारण बेटे वहां पर कोई भी लार्वा, अंडे नहीं दिए और अंडे नहीं दिए तो वहां पर कोई लार्वा उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जहां पर जीवन आया वहां तो जीवन बना, लेकिन जहां पर जीवन नहीं आया वहां पर जीवन नहीं बना। ऐसा ही प्रयोग बेटे फ्रेंसिको रेड्डी ने किया था। उसने एक बेल जार को तो खुला रखा जिसमें लार्वा उत्पन्न हुए, एक बेल जार को पर्चमेंट पेपर से ढका जिसकी सतह पर लार्वा उत्पन्न हुए और एक को बेटे सूखे कपड़े से ढका तो वहां कोई लार्वा पैदा नहीं हुए। तो इसने भी यही निष्कर्ष निकाला कि जहां पर जीवन आया वहीं जीवन बना। जैसे खुला जार था तो मक्खी मच्छर सीधे जार के अंदर आए, वहां पर अंडे दिए, है ना। पर्चमेंट पेपर वाला बेटे उसने कवर से ढका तो मक्खी मच्छर केवल पर्चमेंट पेपर पर बैठे होंगे तो वहां पर उन्होंने अंडे दिए और जो है लार्वा बन गए। लेकिन जो कपड़े वाला था बेटे, जहां पर मक्खी मच्छर नहीं बैठे तो वहां पर कोई लार्वा उत्पन्न नहीं हुआ। तो दोनों वैज्ञानिकों ने यह माना कि जहां पहले जीवन आता है वहीं पर जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यह सिद्धांत था हमारा कौन सा, यानी बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसको आप कहेंगे जीवात जीवोत्पत्ति। अगला सिद्धांत जो बेटे इसमें आपको पढ़ोगे यह है हमारे पास में, यानी कोस्मोजोआ थ्योरी। यानी चौथा सिद्धांत जो आपको याद रखना है यह है कोस्मोजोआ थ्योरी। कोस्मोजोआ थ्योरी यानी कोस्मोजोआ सिद्धांत। तो यह सिद्धांत आपसे क्या कहता है, यह आप यहां पर थोड़ी देख ले बेटे। कोस्मोजोआ यह सिद्धांत आपसे यह बता रहा है कि धरती पर जो जीवन आया वह धरती से नहीं आया, वह कहां से आया कि किसी दूसरे ग्रह से आया, है ना। जिस रूप में आया वह प्रतिरोधी बीजाणु के रूप में आया, स्पोर के रूप में आया, जिससे इन्होंने कोस्मोजोआ कहा। लेकिन बेटे हम थोड़ा सोचें कि एक ग्रह से दूसरा जो ग्रह है वह कई प्रकाश वर्ष दूर होता है, याद रखना। यानी आपको पता है कि सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखना क्या बता रहा हूं बेटे, यानी सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ये याद रखना। जबकि आपको पता है कि धरती पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाएंगे तो 5000, 6000 या 10,000 किलोमीटर मान लो, लेकिन पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आने में मात्र 8 या 9 मिनट का समय लगता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि इतनी गति होती है प्रकाश की कि 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर चल लेता है। तो ये जो प्रकाश है ये एक साल में इतना चले
तब जाकर बेटे वह ग्रह उसके पास में आएगा, तो इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो याद रखना कि यहां पर एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से प्रकाश वर्ष की दूरी में होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि ये जीवित रचना जो है वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आए, लेकिन फिर भी बेटे इसने बताया तो अपन को तो पढ़ना पड़ेगा। तो यह सिद्धांत दिया किसने? तो पहला पॉइंट तो याद रखा बेटे कि इट गिवन बाय, इस सिद्धांत को दिया केल्विन ने, रिचटर और केल्विन ने। तो इस सिद्धांत को बताने वाला जो वैज्ञानिक था, यह वैज्ञानिक था बेटे केल्विन, ये याद रखिएगा। और क्या बताया इस सिद्धांत ने? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी पृथ्वी पर जीवन, यह सिद्धांत ये कहता है बेटे कि पृथ्वी पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया। ये याद रखना, किसी दूसरे ग्रह यानी प्लेनेट से आया, ये याद रखना, से आया, है ना। अब किस रूप में आया ये भी आप याद रख लें, यानी के रूप में दूसरे ग्रह से आया, और ये आया प्रतिरोधी बीजाणु के रूप में। प्रतिरोधी बीजाणु, प्रतिरोधी बीजाणु यानी जिसको आप कहेंगे कोस्मोजोआ, कोस्मोजोआ के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो जीवन आया अपने आप तो नहीं आया होगा, या खुले में बेटे ऐसे तो नहीं आया होगा, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने इतना तो कहा कि जो जीवन इस धरती पर आया है, जो जीवन इस धरती पर आया है, वह एक प्रतिरोधी बीजाणु के रूप में आया है। बेटे याद रखना, किस रूप में? प्रतिरोधी बीजाणु के रूप में आया है। और ये जो प्रतिरोधी बीजाणु है, इस पर वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता होगा, तो इस आधार पर ये पृथ्वी पर आया, और यहां आकर फिर इसने जो है यहां पर जीवन की उत्पत्ति की। तो ये तो पॉसिबल यानी मिलने में नहीं आता है बेटे कि एक ग्रह से दो। अब ये भी नहीं बताया कौन से ग्रह से आया, तो इसका मतलब क्या अभी भी दूसरे ग्रह पर एलियन है? अभी तक तो कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को। अगर हो तो बेटे हाँ ठीक है, गैलेक्सी है, हजारों सोलर सिस्टम है, किसी न किसी सोलर सिस्टम पर तो जीवन होगा, ये तो अपन भी जानते हैं। तो फिर सीधा आता ना, इंसान के रूप में आता या कोई एलियन के रूप में, ये बीजाणु के रूप में कैसे आया, और ये बीजाणु ने फिर आगे चलकर कैसे इंसान बना, ये के बारे में ये थ्योरी नहीं बताती। लेकिन फिर भी बेटे ये सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये अपन को यहां पर पढ़े। अब यहां पर जो मेन सिद्धांत है बेटे पांचवा, वो होगा हमारा आधुनिक सिद्धांत। तो यह आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ही आपको मानना है कि धरती पर जीवन कैसे बना। तो इसको डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि आधुनिक सिद्धांत ही सबसे मेन सिद्धांत है, और ये अभी तक जो अपन ने 4 सिद्धांत पढ़े हैं ये रिजेक्टेड है बेटे। इनके अनुसार कोई धरती पर जीवन नहीं बना। जो बना है वह आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बना है, जिसे अपन 2 भागों में डिवाइडेड करने वाले हैं, एक तो केमिकल इवोल्यूशन और एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन बेटे रासायनिक पदार्थों के संगठन से धरती पर जीवन बना, और इसको सत्यापित करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग किया, है ना। वो भी बताएंगे अपन कि स्टैनले मिलर ने किस तरह से प्रयोग किया, किस तरह से उसने फ्लास्क के अंदर धरती के जैसे वातावरण को उत्पन्न किया, कैसे वहां शर्करा बनी, ये सारा डिटेल अपन को लेना है। बायोलॉजिकल के अंदर बेटे पहला जैव अणु क्या बना, तो पहला जैव अणु कोसरवेट्स बताया जाता है। उसके बाद में प्रोटोबायोंट बने होंगे, फिर यूबायोंट बने होंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल बनी, फिर यूकैरियोटिक सेल बनी, और उसके बाद में बेटे धीरे धीरे धरती पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था बेटे, यानी इवोल्यूशन, जैव विकास, और जैव विकास का पहला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन की उत्पत्ति को या बेटे जैव विकास को, जैव विकास क्या है? धीमी गति से चलने वाली निरंतर क्रिया है, और जैव विकास हमेशा सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर जैव विकास होता है। तो इस धरती पर जैव विकास को समझाने के लिए बेटे इसे अध्याय को अपन 5 पार्ट में पूरा करेंगे। तो मेरा पहला पार्ट आपने याद कर लिया होगा, यह जीवन की उत्पत्ति है। दूसरा पार्ट आपको याद करना है बेटे, जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, यानी कौन कौन से ऐसे एविडेंस है जिससे हमें यह पता लगता है कि धरती पर जैव विकास कैसे हुआ होगा। तो मॉर्फोलॉजी एविडेंस पढ़ेंगे, है ना, जीवाश्म की एविडेंस पढ़ेंगे, भ्रूण की एविडेंस पढ़ेंगे। तो ये एविडेंस अपन को पढ़ना है।
तीसरा पार्ट आपको याद रखना है जैव विकास के सिद्धांत। तो बेटे दो सिद्धांत अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, एक तो लेमार्कवाद पढ़ेंगे और एक डार्विनवाद पढ़ेंगे। लेमार्कवाद किस तरह से धरती पर जीवन उत्पन्न करवाता है और डार्विनवाद हमें क्या बताता है। तीसरा पार्ट पूरा हो गया। चौथा पार्ट अपन पढ़ेंगे जैव विकास की क्रियाविधि, जिसमें हार्डी विनबर्ग रूल क्या होता है ना, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बेटे, प्राकृतिक वर्ण क्या होता है ना, जाति उद्भव क्या होता है, इस पे मतलब जो है एलोपैथिक जातियां क्या होती है, ये अपन को पढ़ना है। और पांचवा पार्ट जो इसका होगा ये होगा बेटे हमारा मनुष्य यानी मानव का विकास। तो आज बेटे इस लेक्चर में अपन ने क्या कंप्लीट किया, यानी जीवन की उत्पत्ति, और ये भी अभी बेटे पूरा नहीं हुआ, इसमें 5 सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत तो हमारा क्या था, विशिष्ट सृष्टिवाद है ना, जो रिजेक्टेड है, जिसके अनुसार ईश्वर के अनुसार धरती पर जीवन बना। दूसरा सिद्धांत था बेटे स्वतः जननवाद, जो भी रिजेक्टेड है, लेकिन क्या कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव पदार्थ से हुई। तीसरा सिद्धांत था जीवात जीवोत्पत्ति बेटे, बायोजेनेसिस थ्योरी, जो क्या बताती है आपको कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवन से हुई। और उसके बाद में ये लास्ट सिद्धांत था बेटे दूसरा, ये हमारे पास में कोस्मोजोआ, जो ये बता रहा है कि धरती पर जो जीवन आया वह किसी दूसरे ग्रह से आया। ठीक है, तो और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा बेटे आधुनिक सिद्धांत। तो आज बेटे अपन इसको यहीं तक पढ़ेंगे, और इसी के साथ में बेटे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो मौसम मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करिए बेटे, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए और मेहनत करिए बेटे। मेहनत बिना कुछ भी नहीं होगा, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। यानी यहां पर बेटे असली सोना वही होता है जो चमकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि मेहनत करें, तकलीफों की आग में तपकर ही जिंदगी सोना बनती है। वैसे सोने को गले में लटका लो कोई नहीं देखेगा, लेकिन बेटे वो तकलीफों की आग में तपाकर जब उसके आभूषण बनाए जाएंगे तो फिर पब्लिक उसको देखती है। तो मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, समझ के पढ़ो, और जो है क्या कहते हैं बहुत खूब मेहनत करो। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।